So in the previous two classes, we have solved four numericals, two on the finite life and two on the infinite life. So it is sufficient to give an idea how to solve the numerical. So finite life numericals are solved with the help of Ascent diagram and by the use of symmetry of triangles. And infinite life questions are solved by the criteria of endurance limit. So we have solved this question in the last class. This question, we have solved this question, and this question. Okay. So there are some more questions, so you can solve these questions as usual. I think no input is required. You can solve it. So you take these questions as a practice question. So in this question, the steel is 40 Cr1. So how much type of steel is this? It is plain carbon steel or some other steel? आप लोगों ने स्टील का डेजिग्नेशन पढ़ा था, तो 40 Cr1 से आप क्या समझते हैं, कौन सा स्टील है ये? alloy steel. इट इज ए अलॉय स्टील, है ना, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या परसेंटेज है क्रोमियम की, जरा बता सकते हैं? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम? द स्टील इज 40 Cr1. So what is the percentage of chromium? Chromium percentage is 1/4, है ना। अलॉय स्टील के केस में फैक्टर से डिवाइड करना रहता है आपको, और वो फैक्टर जो है आपको कहाँ से मिलता है? डाटा बुक से मिलता है। देयर आर टेबल्स, है ना, भूलिए मत पुराना। तो यहाँ पर क्रोमियम की परसेंटेज जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है फिगर, दैट हैज टू बी डिवाइड बाय 4, तो क्रोमियम परसेंटेज इज 0.25%। ओके, सो क्रोमियम के लिए फैक्टर 4 होता है, मॉलिब्डेनम के लिए फैक्टर 10 होता है। वो टेबल में दिया हुआ है, नथिंग हैज टू बी मेमोराइज्ड, है ना। करते करते आपको याद हो जाता है, अच्छी बात है, बट यू कैन रेफर फ्रॉम टेबल। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन? 0.40% एज यूजुअल। दिस इज द एसयूटी सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्सल एक्साइल लोड। अब देखिए एक्साइल लोड, एक्साइल लोड का मतलब यहाँ पे जो पांचवा फैक्टर है ना के, उसकी वैल्यू 0.8 हो गई, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि एस सी इक्वल टू के, के बी, के सी, के डी, के ई मल्टीप्लाइड बाई एस सी डैश। तो ये जो पांचवा फैक्टर है ये एक्साइल लोडिंग का फैक्टर है, एंड हियर द लोड इज रिवर्सिबल एक्साइल, दैट्स व्हाई वी विल टेक 0.8 एज के ई। द रॉड इज मशीन्ड ऑन ए लेफ्ट। अब देखिए मशीन्ड, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। So by this word, machined and SUT, with the help of SUT and machined, you will be able to find the factor, surface roughness factor, that is K, है ना। So you can find K from the data book, है ना, K आपको मिल जाएगा। The expected reliability is 95%, so this percentage will give you Kc from the data book, so you will be able to find Kc. There is no stress concentration. No stress concentration means Kt equal to 1. Kt equal to 1 means Kf is also 1. Kf is also 1 means Kd is also 1. Kt is theoretical stress concentration factor, it is fatigue stress concentration factor, it is modifying factor. So Kd is as usual 1 by Kf. So in this case Kd will be 1, because in question it is written there is no stress concentration. Determine the diameter of the rod using a factor of safety of an infinite life condition. ठीक है, infinite life का क्वेश्चन है। तो infinite life में क्या करते हैं, जो भी स्ट्रेस आता है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस आता है, उस एम्पलीट्यूड स्ट्रेस को एससी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर देते हैं। ठीक तो करते हैं, राइट। तो आप एंड्योरेंस लिमिट निकाल लेंगे के, केबी, केसी, केडी, एसी डैश से। एसी डैश आप निकाल लेंगे 0.5 एसयूटी से, के 0.8 है, केडी 1 है, केसी रिलायबिलिटी से आ जाएगा। केबी कितना लेंगे आप बताइए? केबी जब क्वेश्चन में डायमीटर ही पूछा है, डायमीटर ऑफ द रॉड यूजिंग ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। तो यू आर नॉट नोइंग द साइज एट प्रेजेंट, साइज ऑफ द रॉड इज नॉट गिवन, इट इज अननोन। So you will assume that the size of the rod or diameter of the rod is in between 7.5 to 50 mm. This is general assumption. तो आपका जो डायमीटर है वो कितने से कितने के बीच है? 7.5 से 50 के बीच में है। Then KB will be automatically 0.85. So here KB is 0.85. Now all the parameters are known to you, है ना। राइट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं ये सब आपको पता है। इट मीन्स आपको SC नोन है, ठीक है। SC नोन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्वेश्चन में नोन है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन हाउ मच? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन 2, ठीक है, इट इज गिवन 2।
So this is also known. Now sigma A. How will you calculate sigma A? बताइए. डायरेक्ट दिया हुआ है. एक्साइल लोड. लोड इज गिवन, है ना. तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज गिवन बाय लोड अपॉन एरिया. So load is 100 kilonewton. 100 into 10 to the power 3 Newton divided by area. Area of the rod is cross sectional area is pi by 4 d square. ठीक है. एक्साइल लोडिंग है इसलिए फॉर्मूला P by A लगेगा. रिवर्सिबल बेंडिंग होगी तो उस केस में M by upon I यूज होगा. सो P by A से आप ये निकाल लेंगे. अब इसमें क्या अननोन है? D. तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आपका D निकल जाएगा. आंसर आपको दिया हुआ है 42.78. आप इसको चेक कर लीजिएगा. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अदरवाइज आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. संदीप राजपूत. नो डाउट सर. ओके सर. हाँ बोलिए सर यहाँ पे एस ई की जगह एस ई ए लेंगे ना? हाँ ये मैंने एस ई एक्साइल ही है ये, क्योंकि मैंने फैक्टर डाल दिया ना ये वाला. ये देखो के ही मैंने अंदर डाल दिया 0.8 का. अच्छा. तो अब ये इंड्योरेंस लिमिट जो है एक्साइल लोडिंग की हो गई. अब इसे चाहे आप एस ई बोलो चाहे आप एस ई ए बोलो, वो तो एब्रिविएशन है, जैसे आप बोलना चाहो. मैंने फैक्टर यहीं पर डाल दिया है 0.8 का, है ना. पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले केडी तक कैलकुलेट करो, फिर केई का फैक्टर बाद में ऐड किया था. तो वो ऑथर्स के हिसाब से अलग अलग होता है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है. आप ये मान लो कि 5 फैक्टर हैं और पांचवा जो फैक्टर है वो एक्साइल लोडिंग के लिए है. यदि क्वेश्चन में एक्साइल लोडिंग होगी तो 0.8 होगा, नहीं होगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, केई की वैल्यू. ठीक है, गुड. सो नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका भी सिर्फ मैं आपको आइडिया ही देने वाला हूँ, है ना. देखो एक कंपोनेंट मशीन्ड, तो फिर से ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया. क्या निकालने के लिए? सरफेस रफनेस फैक्टर के लिए. मेड ऑफ स्टील 45C8, SUT गिवन है. इट इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्लीटली रिवर्सल एक्साइल फोर्स. ये भी एक्साइल है, तो के की वैल्यू क्या हो गई? 0.8 एड यूजुअल. लोड की वैल्यू 50 किलो न्यूटन दे रखी है. ठीक है. द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%. तो इससे क्या निकल जाएगा? केसी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया? 2. वेरी गुड. साइज फैक्टर 0.85 दिया हुआ है, केबी, है ना. Determine the plate thickness T for the infinite life. It is again a question of infinite life. If the node sensitivity factor is 0.8. ठीक है. तो अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? देखो वो भी इनफाइनाइट लाइफ का था, ये भी इनफाइनाइट लाइफ का है. उसमें हमको क्या निकालना था? डायमीटर निकालना था. यहाँ पे प्लेट थिकनेस निकालनी है ना. वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर ये प्लेट का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है. एक ही डिफरेंस है. एक्साइल लोडिंग उसमें भी थी, एक्साइल लोडिंग इसमें भी है. पिछले क्वेश्चन में नो स्ट्रेस कंसंट्रेशन था, लेकिन यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द क्रॉस सेक्शन. इस पर्टिकुलर फिलेट पर एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन है. तो एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन की वजह से क्या होगा? एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन होना ही होना है. तो यहाँ पर केटी की वैल्यू निकल जाएगी. केटी कहां से निकलेगा? डाटा बुक से निकलेगा. डाटा बुक से कैसे देखोगे? रेशो वगैरह निकालोगे, है ना. रेशो से देख लोगे. केटी आ गया. केटी आने के बाद केएफ आ जाएगा. केएफ का फॉर्मूला है, केएफ इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस क्यू इंटू केटी माइनस 1. केटी चाहिए, क्यू चाहिए. क्यू मतलब नोड सेंसिटिविटी फैक्टर. इट इज गिवन इन क्वेश्चन 0.8. तो आपका केएफ आ जाएगा. केएफ आने के बाद में केडी आ जाएगा. केडी क्या होता है? 1/KF. तो अब तो सारे फैक्टर पता लग गए. के भी पता है, केबी भी पता है, केसी भी पता है, केडी भी पता है, केई भी पता है. 0.8. ठीक है. तो आपकी कुल मिला के ऐसी निकल गई, है ना. आपने एसई फाइंड कर लिया. और जब आपने एसई फाइंड कर लिया तो फिर तो इनफाइनाइट लाइफ में क्या करते हैं? एसई डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू सिग्मा ए. एसई आपने फाइंड कर लिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में दे रखा है. सिग्मा ए क्या होता है? पी बाई ए. अब पी कितना होता है? 50 दे रखा है क्वेश्चन में. एरिया कितना लोगे? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है. तो इसकी जो थिकनेस है वो टी है और इसकी विड्थ है 100. तो एरिया कितना हो गया? 100 टाइम्स टी. तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया? 100 टाइम्स टी. अब इस पूरी इक्वेशन में एक ही तो अननोन है, टी. तो टी कैन बी फाइंड आउट, है ना. एक तरह से सेम क्वेश्चन है, केवल फर्क ये है कि इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन भी है, वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं था. सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर. संदीप राजपूत सर 100 लेंगे कि W1 माइनस W2 लेंगे? आप मिनिमम विड्थ लीजिए. देखो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन 100 टी है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कितना है? 50 टी. फिलेट वाले पोर्शन पे मिनिमम कितना है? 50 टी. तो जहां 50 टी होगा वहां पर स्ट्रेस ज्यादा होगा, है ना. तो आपको वो वाला पॉइंट लेना है जहां क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन.
सो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन यही होगा 50t वाला, तो एरिया की वैल्यू 50t ले जाएगी ना कि 100t, है ना। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 3 क्रॉस सेक्शन है, तो आप उसमें से वो क्रॉस सेक्शन लेंगे जो मिनिमम एरिया है, ठीक है। तो 50t लिया जाएगा, बढ़िया, गुड गुड क्वेरी है आपकी, 100t नहीं होगा, इट इज 50t। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसके बाद अब हम चलेंगे कम्युलेटिव डैमेज की तरफ, है ना, फिर कम्युलेटिव डैमेज पढ़ेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन, इसका भी हमें आइडिया देना है आपको केवल। कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील। तो दिस कोल्ड ड्रॉन इज इंपॉर्टेंट। कोल्ड ड्रॉन से कौन सा फैक्टर निकल जाएगा कि 20C8 मटेरियल है, 540 SUT है, सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स लोड ऑफ 1000 न्यूटन। तो देखिए ट्रांसवर्स लोड आ रहा है कैंटिलीवर पे, और वो लोड की वैल्यू क्या है 1000 न्यूटन, मैक्सिमम वैल्यू 1000, मिनिमम वैल्यू -1000। तो एक तरह से रिवर्सल लोड है ना। तो इस केस में मीन फोर्स की वैल्यू क्या है 0, और एक्साइल फोर्स की वैल्यू क्या है 1000। मीन फोर्स 0 हो जाएगा, रिवर्सल के केस में 0 होता ही है, तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। तो 1000 न्यूटन हमारा फोर्स है। द नोट सेंसिटिविटी फैक्टर Q एट द फिलेट कैन बी टेकन एज 0.85। तो Q की वैल्यू आपको दे रखी है, एंड द एक्सपेक्टेड रिलायबिलिटी इज 90%। 90% से क्या निकाल लोगे KC, है ना, ये आपको Q दे रखा है। डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द बीम, तो डायमीटर निकालना है ना, दिस इज द डायमीटर D। So determine the diameter of the beam for a life of 10,000 cycles। तो अब ये क्वेश्चन फाइनाइट लाइफ का हो गया। दिस क्वेश्चन इज ऑफ फाइनाइट लाइफ, क्योंकि लाइफ इज 10,000 साइकिल्स, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एसएन डायग्राम यूज करना पड़ेगा। फाइनाइट लाइफ के क्वेश्चन के लिए एसएन डायग्राम यूज करिए। तो ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉग ऑफ 0.9 SUT, इसी को रिप्रेजेंट करता है, लॉग ऑफ 0.9 SUT। SUT क्वेश्चन में दे रखी है 540 इंटू 0.9 जब करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट हमको नोन हो गया। अब ये वैल्यू कितनी होती है log 1000 यानी कि 3, ये वाली वैल्यू कितनी होती है log 1 मिलियन यानी कि 6, ठीक है। ये 1000 साइकिल, ये 1 मिलियन साइकिल, और हमारी लाइफ कितनी रिक्वायर्ड है 10,000 साइकिल। तो 10,000 इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट log 10,000 का है, 10 to the power 4, 10,000 means 10 to the power 4। तो ये 10,000 का पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक तरह से log 10 to the power 4 आप करेंगे तो ये इसकी वैल्यू 4 into 1 ही आ जाएगी ना, तो ये 4 हो गया एक तरह से। तो इसको हम डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं, 346। अब आप यहां से 4 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एसएन डायग्राम को कहीं पर कट कर देगा। वहां से हॉरिजॉन्टल डालिए तो एक ट्राइंगल ये बन गया पहला, दूसरा ट्राइंगल ये बन गया बड़ा वाला, एक ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ADE, दोनों सिमेट्रिकल हैं। AB by AD इक्वल टू BC by DE, ये करना है। अब आप देखो D पॉइंट की वैल्यू क्या है log ऑफ SE। अब SE कैसे निकालोगे, SE तो वही है K, KB, KC, KD और KE SE डैश, पांचों फैक्टर लेके चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देख लो कैसा केस है, एक्साइल लोडिंग का है या बेंडिंग का है, बताओ, डायग्राम को देख के बताइए, क्या ये केस एक्साइल लोडिंग का है या बेंडिंग का केस है। कैंटिलीवर पर ट्रांसवर्स फोर्स लग रहा है, आप देख रहे हैं, तो ये बेंडिंग का केस है। बेंडिंग का केस है तो KE की वैल्यू कितनी हो गई 1, है ना। अब इसको थोड़ी रिड्यूस करेंगे, बेंडिंग को रिड्यूस जब करते हैं जब एक्साइल लोडिंग होती है तो उसे 20% और रिड्यूस करते हैं, यानी 0.8 लेते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे तो हम 1 फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। अब KD कैसे निकालोगे, KD के लिए वही तरीका है, सबसे पहले आप निकालिए KF, है ना। KF से भी पहले आप निकालिए KT। यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है ना। देखो यहाँ पे भी एब्रप्ट चेंज इन क्रॉस सेक्शन हो रहा है, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है 1.5D, ये देखिए इस क्रॉस सेक्शन पे डायमीटर 1.5D है और यहाँ डायमीटर ओनली D है। तो देयर इज ए डिक्रीज इन द डायमीटर, so it is a abrupt change in cross section, so stress concentration is there, so you find KT from the data book, from KT you find KF, from KF you find KD, use KD here, ठीक है। तो KD आपको समझ में आ गया। KC reliability is given in question, so KC can be found from data book। KB, अब बताइए डायमीटर तो निकालना है ना, और साइज का साइज फैक्टर है, ये डायमीटर पता नहीं है, तो एज यूजुअल कितना ले लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि डायमीटर इज लाइंग बिटवीन 7.5 to 50 mm,
इनके बीच में लाई कर रहा है, तो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.85 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। के आपका सरफेस फिनिश फैक्टर है, वो यहाँ से डिसाइड हो जाएगा कोल्ड ड्रॉन से और एसयूपी से। तो ऑल दी थिंग्स आर नोन, देन यू कैन फाइंड एसई। ठीक है, जब आपको एसई पता है तो लॉग ऑफ एसई पता है, तो आपको ये भी पता है, ये भी पता है। अब ये वाले पॉइंट पे मान लेते हैं कि फटीग स्ट्रेंथ एसएफ है, तो आप इसको लॉग एसएफ ले लो बी पॉइंट को, बस अब आप सिमेट्री लगा दो, छोटे ट्रायंगल की साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस, बस माइनस करते जाओ जैसे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है, तो आपका क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? राहुल, संदीप, सारांश बताइए। नो सर। है ना, बिल्कुल No, ऐसे sir. होता है। तो इट इज सफिशिएंट इनपुट फॉर दी, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये मान लीजिए कि आपके एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनाइट लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, और एसन डायग्राम के क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी आते हैं। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग गेट की सिलेबस में भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, और इसके क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। हम अब तक 6-7 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, है ना, इट इज सफिशिएंट। तो अब चलते हैं आगे। कम्युलेटिव डैमेज इन लाइफ, कम्युलेटिव डैमेज इन लाइफ, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कम्युलेटिव डैमेज का क्या मतलब है। देखो, अभी तक हमने एसन डायग्राम पढ़ा है, तो दो एक्सेस होते हैं, एक तरफ हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स का लॉग लेते हैं, और एक तरफ हम क्या लेते हैं, फटीग स्ट्रेंथ का लॉग लेते हैं, लॉग एस, है ना, लॉग एस बोलो या एस एफ बोलो, जो भी बोलना है। तो इसी वजह से इसको एसन डायग्राम कहते हैं, है ना। तो एसन डायग्राम इज ए डायग्राम व्हिच इज प्लॉटेड बिटवीन log of the fatigue strength and log of the number of cycles, है ना, or between fatigue strength and number of cycles on a log paper. एसन डायग्राम is a diagram which is plotted between fatigue strength and the number of cycles on a log paper. एक लाइन में सिंपल डेफिनेशन एसन डायग्राम की, ठीक है। तो अब देखो, एसन डायग्राम ऐसे ही तो चलता है, इस तरह से आता है, यहाँ पे जाके अजम्प्टोटिक हो जाता है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 1 मिलियन साइकिल को, है ना, log of 10 to the power 6 को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है log of 10 to the power 3 को, ठीक है। ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करता है log of 0.9 SUT को, है ना, और ये वाला पॉइंट यहाँ से यदि हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डालें तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है log of SC को। ये 4 पॉइंट तो एज यूजुअल हैं एसन डायग्राम के, है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ कोई पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के ये एक बॉर्डर पॉइंट है, इसके अंदर का जो पोर्शन है ये तो सेफ रीजन है, और इससे मैं बाहर चला जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन क्या है, अनसेफ है, तो अनसेफ पोर्शन है। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्शन तो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, दिस पोर्शन इज नॉट डिजायरेबल, है ना। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यही पोर्शन डिजायरेबल है, बिलो द ग्राफ। अब यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग देखूं तो मुझे एक स्ट्रेस मिलेगा, है ना, लॉग ऑफ कुछ स्ट्रेस मिलेगा SF, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स मिलेंगे, और उसे मैं कहूंगा log ऑफ n, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि SF स्ट्रेस के लिए, है ना, ये फटीग स्ट्रेंथ है, दिस इज ए फटीग स्ट्रेंथ। तो फॉर दी SF स्ट्रेंथ द लाइफ इज n साइकिल्स, यही तो कह सकता हूं मैं। SF के लिए लाइफ क्या है, n साइकिल्स है। इसी तरह से मैं कोई और पॉइंट ले लूं तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे कुछ मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा नंबर ऑफ साइकिल्स का, एक पॉइंट मुझे मिल जाएगा फटीग स्ट्रेंथ का। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले वाले केस को मैं कहता हूं कि वो SF1 है और नंबर ऑफ साइकिल्स N1 है, पहले वाला केस। दूसरे वाला केस है कि फटीग स्ट्रेंथ SF2 है और नंबर ऑफ साइकिल्स N2 है। सिमिलरली फटीग स्ट्रेंथ SF3 है, नंबर ऑफ साइकिल्स N3 है, एंड सो ऑन। ये पूरा मतलब कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है। और मान लीजिए एक ले लेते हैं लास्ट वैल्यू, लेट SFX, फटीग स्ट्रेंथ SFX है और उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो NX है, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट तो एक ही है, एक ही कंपोनेंट का सारा काम हो रहा है ना। यदि मैं उस पर ये स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, ये स्ट्रेस मतलब ये कौन सा स्ट्रेस है, ये वही है सिग्मा A है, ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड।
तो यदि मैं ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड अप्लाई करूंगा तो मुझे N1 साइकिल्स में कंपोनेंट फेल होगा, दिस इज द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट। यदि SF2 स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो वो N2 साइकिल्स तक सर्वाइव करेगा। फॉर SF3 द कंपोनेंट विल सर्वाइव फॉर N3 नंबर ऑफ साइकिल्स, एंड सिमिलरली फॉर SFX द कंपोनेंट विल सर्वाइव फॉर NX नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि SF1 के स्ट्रेस पर कंपोनेंट की लाइफ N1 थी, लेकिन मैंने उसे यूज किया केवल स्मॉल n1 साइकिल्स के लिए। ठीक है, लाइफ तो कैपिटल N1 थी, लेकिन मैंने उसे स्मॉल n1 साइकिल्स के लिए यूज किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि N1 की वैल्यू 5000 साइकिल थी, तो कंपोनेंट 5000 साइकिल तक सरवाइव कर सकता था, लेकिन मैंने उसे 5000 साइकिल तक यूज नहीं किया, मैंने उसे केवल 2000 साइकिल तक यूज किया, है ना। तो अभी उसके अंदर 3000 साइकिल्स रन करने की कैपेसिटी और बची हुई है ना। इसका मतलब उसकी कुछ लाइफ कंज्यूम हो गई है और कुछ लाइफ अभी बची हुई है ना। तो मैं मोटा मोटा ये कह सकता हूं कि 5000 साइकिल में उसकी लाइफ थी, मैंने उसे 2000 साइकिल यूज कर लिया है, तो इसका मतलब मैंने उसकी कितनी लाइफ को यूज कर लिया है, मैं कह सकता हूं कि मैंने 40% लाइफ को यूज कर लिया है ना। 2000 5000 का कितने परसेंट है, 40% है ना भाई। आप डिवाइड करके देख लो, 2000 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, तो कितना आएगा, 40% ही आएगा ना। तो इसका मतलब मैंने 40% लाइफ को यूज कर लिया है और 60% लाइफ अभी बैलेंस बची हुई है, मेरे पास स्टॉक में है ना। तो 60% लाइफ बची है। अब मैंने उस कंपोनेंट को दूसरे वाले स्ट्रेस पे अप्लाई किया। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रेस पे मान लेते हैं कि उसकी लाइफ 7000 साइकिल थी। ठीक है, अब 7000 साइकिल में से मैंने उसे केवल 1400 साइकिल चलाया, तो 7000 साइकिल उसकी लाइफ थी, 1400 साइकिल मैंने चलाया, तो कितनी परसेंट लाइफ मैंने यूज कर ली, मैंने केवल 20% लाइफ को यूज किया। तो देखो 40% लाइफ यहां यूज हो गई, 20% लाइफ यहां यूज हो गई, तो अब कितनी लाइफ बची। मेरे साथ थोड़ा बताइए, रिदम बनाइए, मुझे बताते रहिए। कोई कंपोनेंट था इस स्ट्रेस पे, उसकी लाइफ 5000 थी, लेकिन मैंने उसे 5000 की जगह 2000 साइकिल्स तक यूज किया, फिर स्टॉप कर दिया, मशीन को रोक दिया मैंने, तो उसकी 40% लाइफ कंज्यूम हो गई। फिर मैंने स्ट्रेस चेंज कर दिया, उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पर उसकी लाइफ 7000 साइकिल थी, लेकिन मैंने उसे 1400 साइकिल यूज किया, तो उसकी 20% लाइफ अगेन कंज्यूम हो गई। इसका मतलब 40 + 20 60% लाइफ हैज बीन कंज्यूम्ड। सिमिलरली अगले स्ट्रेस पे मैंने किया, हो सकता है 25% लाइफ कंज्यूम हो गई हो, तो 40 और 20 और 65 25 कितने हो गए, 85%। इसका मतलब 15% लाइफ बची हुई है। ठीक है, तो जब बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेस अप्लाई किए जाते हैं, है ना, एक स्ट्रेस अप्लाई किया, कुछ लाइफ डैमेज हो गई, कुछ लाइफ कंज्यूम हो गई, मतलब डैमेज हो गई। दूसरे स्ट्रेस पे कुछ परसेंटेज डैमेज हो गई, थर्ड स्ट्रेस पे कुछ परसेंटेज डैमेज हो गई। तो इस तरह के जब केसेस आते हैं डिजाइन में, तो हम उसको कहते हैं कम्युलेटिव डैमेज इन फटीग, है ना। सारा तो फटीग है, सारी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस है, तो जब इस केस में जो कंबाइंड डैमेज होगा, है ना, तो कंबाइंड लाइफ क्या होगी, तो उसको हम आखिर कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं, तो मैं जरा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं पहले। द साइंटिस्ट नेम इज माइनर, माइनर्स इक्वेशन है, इस चीज पर माइनर्स ने अपना रिसर्च पेपर दिया था। तो उन्होंने ये बोला कि कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए मैंने उसे सबसे पहले सिग्मा 1 पर यूज किया, उसकी लाइफ N1 थी, लेकिन मैंने उसे N1 लाइफ के लिए यूज किया, तो उसकी कितनी लाइफ कंज्यूम्ड हो गई, कंज्यूम्ड लाइफ, बताओ कितनी लाइफ कंज्यूम हो गई। ध्यान से समझ लेना इसको बड़े आराम से, बहुत इजी है। ये तो है फटीग स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस है, ये कौन सा है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। ध्यान से देखना, ये N1 उसकी लाइफ है, नंबर ऑफ साइकिल्स कह लो, है ना, क्या है ये, नंबर ऑफ साइकिल्स। और ये स्मॉल n1 लाइफ नहीं है, यूज्ड लाइफ है ना, यूज्ड नंबर ऑफ साइकिल्स, यूज्ड नंबर ऑफ साइकिल्स, दोनों फर्क है।
ये टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर विच द कंपोनेंट कैन सर्वाइव एट दिस स्ट्रेस सिग्मा 1, और n1 हमने यूज किया है इसी स्ट्रेस पर। तो अब उसकी लाइफ कितनी कंज्यूम हो गई बता सकता है कोई? देखो n1 साइकिल यदि हम चलाते हैं उसको, तो उसकी कंप्लीट लाइफ यूज हो जाती, मतलब 1 लाइफ। n1 साइकिल का मतलब है 1 लाइफ। तो यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हैं फॉर वन साइकिल इट विल बी 1/n1, और हमने कितने साइकिल उसे यूज किया है? n1 साइकिल यूज किया है। तो n1 साइकिल के लिए उसकी कितनी लाइफ यूज हो गई? n1/n1 लाइफ इज कंज्यूम्ड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं n1 डिवाइडेड बाई n1। एक बार फिर से समझ लो, ये स्ट्रेस है, ये उसकी नंबर ऑफ साइकिल्स हैं जो सरवाइव कर सकता है। तो इतने नंबर ऑफ साइकिल सरवाइव करता है, इसका मतलब उसकी फुल लाइफ कंज्यूम हो रही है, तो उसको हम 1 लाइफ बोल रहे हैं। फुल लाइफ मींस 1 लाइफ। So for one number of cycle, it will consume 1/n1, and for n1 number of cycles, it will consume small n1 by capital N. So this is the life consumed in the first case, है ना? ये पहला केस है कि हमने उसे सिग्मा 1 पर यूज किया। This is our first case. अब सेकंड केस में हमने स्ट्रेस बदल दिया। उस पर्टिकुलर स्ट्रेस पे, इंडिविजुअल उसी स्ट्रेस पे यदि कंपोनेंट चलता, तो उसकी लाइफ n2 थी, लेकिन हमने उसे स्मॉल n2 के लिए यूज किया, तो उसकी कितनी लाइफ वो कंज्यूम करेगा? n2 डिवाइडेड बाई n, इतना लाइफ कंज्यूम करेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से होता चला जाएगा। जो लास्ट स्टेप आएगा, मान लीजिए एक्सवां केस है, दिस इज द एक्स केस, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? सिग्मा एक्स। लाइफ उसकी मान लेते हैं nx, और मान लीजिए हमने उसे स्मॉल nx यूज किया, तो लाइफ कितनी कंज्यूम हुई? nx बाई nx। ठीक है? तो दिस कंजप्शन, दिस कंजप्शन, दिस कंजप्शन, एवरी कंजप्शन, यदि हम सारे कंजप्शंस को जोड़ दें, n1 by n1, n2 by n2, and dot 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 nx by nx, this will give you how much, है ना? कंपोनेंट की पूरी लाइफ कंज्यूम हो गई, यहाँ 20%, 30%, कुछ परसेंट, सारे परसेंट मिला के 100%, यानी कि 1। so this value will give us 1। तो ये माइनस का थ्योरम है, माइनस की इक्वेशन है। कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं। सिंपल है। बहुत सारे स्ट्रेस जब थोड़े थोड़े समय के लिए अप्लाई होते हैं किसी कंपोनेंट पे, है ना, और ये रियल लाइफ सिचुएशन होती है। इंडस्ट्री में जब आप कोई भी वर्किंग करते हैं तो स्ट्रेसेस में चेंज आता है ना। समटाइम्स द स्ट्रेस इज सिग्मा 1, समटाइम्स द स्ट्रेस इज सिग्मा 2। तो उस पर्टिकुलर केस में डिजाइन क्राइटेरिया कम्युलेटिव डैमेज के माध्यम से तय होता है, यदि इस तरह की सिचुएशन। तो इस इक्वेशन को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए यूज करेंगे, n1/n1, n2/n2, nx/n। समटाइम्स, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहता है कि ये जो n1 है, ठीक है, और इसकी एक टोटल लाइफ होगी। देखो, यूज्ड नंबर ऑफ साइकिल्स, कंपोनेंट कितने साइकिल यूज हुआ, n1 यहाँ यूज हुआ, n2 यहाँ यूज हुआ, nx यहाँ यूज हुआ, तो इन सबका टोटल कर दें, n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 nx। तो ये हमारा कंपोनेंट इतने नंबर ऑफ साइकिल यूज हुआ और फिर फेल हो गया लास्ट में। सो दिस इज द टोटल लाइफ, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स। तो कम्युलेटिव डैमेज के केस में टोटल लाइफ होती है कैपिटल N, और वो समेशन होती है स्मॉल n1, स्मॉल n2 और स्मॉल nx तक। ठीक है, तो समटाइम्स n1 जो दिया होता है वो n के परसेंटेज में दिया होता है ना। इस वाले स्ट्रेस पे पता लगा 20% यूज किया, 20% टाइम इस स्ट्रेस पे यूज किया कंपोनेंट को, 30% इस स्ट्रेस पे यूज किया, ऐसे परसेंटेज में वैल्यू दी होती है। तो उस केस में कुछ नहीं होता है। n1 इक्वल टू हम लिखते हैं अल्फा 1n, n2 इक्वल टू लिखते हैं अल्फा 2n, और nx इक्वल टू हम लिखते हैं अल्फा xn, है ना। n का अल्फा 1% ये आ जाएगा, अल्फा 2% ये आ जाएगा, अल्फा x% ये आ जाएगा। तो यदि हम इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो अल्फा 1x/n1, अल्फा 1n/n1, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फा 1n डिवाइडेड बाई n1, अल्फा 2n डिवाइडेड बाई n2 प्लस डॉट 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 अल्फा xn डिवाइडेड बाई nx इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ n सब में कॉमन है ना। तो हमारा इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगा, अल्फा 1 डिवाइडेड बाई n1, अल्फा 2 डिवाइडेड बाई n2 डॉट 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 अल्फा x डिवाइड बाई nx इक्वल टू 1/n, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
तो जब परसेंटेज में दिया होगा तो हम इस तरह से इसको यूज कर लेंगे। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पर, है ना, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। हाउ मच टाइम वी हैव नाउ? हाँ, टाइम कितना है इस वक्त? 11:41 हो रहा है सर। टाइम हो चुका है ना। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना। कैपिटल एन क्या था? कैपिटल एन जो है, देखो पहला जो स्ट्रेस था सिग्मा 1 था, उस पर हमने n1 नंबर ऑफ साइकिल यूज किया। मान लो कि n1 की वैल्यू 2000 साइकिल है सपोज, n2 की वैल्यू 1500 साइकिल है, nx की वैल्यू सपोज 1000 साइकिल है। ठीक है, तो इन सबको इतना यूज हुआ, इतना यूज हुआ, इतना यूज हुआ, कुल कितने राउंड उसने कंप्लीट किए, कुल कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए, 2000 साइकिल यहाँ किए, 1500 साइकिल यहाँ किए, कुल साइकिल कितने कंप्लीट किए। तो टोटल साइकिल के लिए हमने प्लस कर दिया, और टोटल साइकिल जितने कोई कंपोनेंट पूरे कर सकता है उसी को तो हम उसकी लाइफ, वो कहते हैं लाइफ कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड विदाउट एनी फटीग फेल्योर। यस सर। विदाउट एनी फटीग फेल्योर। तो ये हमारा कैपिटल एन इज द फटीग लाइफ ऑफ द कंपोनेंट अंडर द कम्युलेटिव डैमेज, है ना, क्योंकि उसकी लाइफ का डैमेज यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, हर जगह उसका डैमेज हो रहा है। तो कम्युलेटिव डैमेज में कंबाइंड लाइफ मतलब फाइनल लाइफ क्या है ना, तो फाइनल लाइफ जो है वो कैपिटल एन है। तो क्वेश्चंस जो आएंगे न्यूमेरिकल में वो कंबाइंड लाइफ को निकालने वाले आएंगे। कैपिटल एन क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस जब 1-2 मिनट और मुझे दे दीजिए। The work cycle of a mechanical component subjected to completely reverse bending stresses consists of the following 3 components. 350 का स्ट्रेस लगाया तो ये सिग्मा 1 हो गया। कितना टाइम यूज किया? 85% टाइम के लिए इस स्ट्रेस पे कंपोनेंट को यूज किया गया। ठीक है, तो ये सिग्मा 1 हो गया, ये 85% टाइम है, मतलब अल्फा 1 की वैल्यू 0.85 है। ठीक है, 85% टाइम। फिर ये सिग्मा 2 हो गया, ये अल्फा 2 हो गया, सेकंड स्ट्रेस। उसके बाद स्ट्रेस चेंज हो गया, फिर से टाइम भी चेंज हो गया, तो अल्फा 3 की वैल्यू 0.03 है। सिग्मा 1 350 है, सिग्मा 2 400 है, सिग्मा 3 500 है। 3 तरह से कंपोनेंट को यूज किया गया है ना। 85% टाइम, 12% टाइम, 3% टाइम, तीनों को जोड़ दो कितना हो गया? 100% टाइम हो गया है ना। तो 100% टाइम मतलब इसके बाद कंपोनेंट फेल हो गया, कुल मिला के पूरा टाइम पूरा हो गया उसका। The material for the component is 50 C4, SUT is this much, and the corrected endurance limit is 280. ठीक है, अब यहाँ पे करेक्टेड दी हुई है तो आपको फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, के सी की यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। डिटरमिन द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, तो आपको क्या निकालना है? कैपिटल एन निकालना है। ठीक है, अब कैपिटल एन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? अल्फा 1/n1, अल्फा 2/n2, अल्फा 3/n3। तीन ही केस तो है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बस 3 पे एंड हो जाएगा। 4 केस होंगे तो अल्फा 4 और ले लेना, इक्वल टू 1/n, तो n निकालना है। अब देखो अल्फा 1 0.85 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा 2 0.12 इज गिवन, अल्फा 3 इज आल्सो गिवन। अब बचा n1, बताओ n1 कितना है? कोई बता सकता है यहाँ पर? एनी आइडिया व्हाट इज n1? क्वेश्चन को पढ़ के एसएन कर्व या निकाल देंगे। देखो ये एसएन कर्व होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है? लॉग ऑफ एसी। ठीक है, अब एसी आपको पता है क्वेश्चन में दे रखी है 280, तो ये पॉइंट हो गया लॉग ऑफ 280। ठीक है, ये पॉइंट कितना हो गया? 6। ये पॉइंट कितना हो गया? 3। ये पॉइंट होता है लॉग ऑफ 0.9 एसयूटी। एसयूटी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 660। 660 इंटू 0.9 कर दो, जो भी आएगा वो लॉग ऑफ 0.9 एसयूटी हो गया। ठीक है, अब देखो स्ट्रेस कितना दे रखा है आपको? 350। तो 350 का पॉइंट आप यहाँ मार्क करो, लॉग ऑफ 350, ये मार्क कर दिया। अब इस 350 के अगेंस्ट में आपको लॉग ऑफ n1, तो आपको n1 मिल जाएगा। n1 आप ऐसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसएन डायग्राम, और वो यूज करना पड़ेगा सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल, है ना। सिमेट्री ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से आपको n1 मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? सिमिलरली दूसरे वाले केस में ये 400 का स्ट्रेस है, तो दोबारा से एसएन डायग्राम बनाओगे उसी तरह। अब आप इन दोनों के बीच में एसी और इसके बीच में 400 का पॉइंट मार्क करोगे, लॉग ऑफ 400, और उस पॉइंट के अकॉर्डिंग लॉग ऑफ n2 निकाल लोगे, तो कुल मिला के n2 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड केस में 500 का पॉइंट मार्क करोगे,
मतलब यहाँ पे एस एन डायग्राम आपका 3 टाइम्स यूज होगा। फर्स्ट टाइम में N1 निकल जाएगा, सेकंड टाइम में N2 निकल जाएगा, थर्ड टाइम में N3 निकल जाएगा, और जब N1, N2, N3 निकल जाएंगे तो कैपिटल N निकल जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइनर्स इक्वेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, फॉर्मूला आपके सामने है, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, आंसर आपको गिवन है 62,723 साइकिल्स का आंसर आएगा। तो इसको करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आस्क। सर हेलो बोलिए। सर हमें आप सर इसके अंदर सारे जो हमारे फैक्टर इंक्लूड किए जाते हैं या सिर्फ एक स्ट्रेस इंक्लूड होता है? फिर से बोलिए, मैं आपकी आवाज थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा नेट वीक है, दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं सर ये पूछ रहा था कि जो हमारा कम्युलेटिव डैमेज जिसमें हमें परसेंटेज दिया होता है टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स का, तो सर ये जो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन होती है इसमें सिर्फ स्ट्रेस के लिए ही होती है या फिर जो हमारे बाकी वजहों से टूल फेल होता है वो सब इंक्लूड किया जाता है? देखो, कोई भी कंपोनेंट है तो उसकी लाइफ कुछ होती है। जैसे आप अपने ऊपर ही ले लो, आजकल कोई भी मान लीजिए कोई ह्यूमन है तो उसकी लाइफ होती है ना 60 इयर्स, 70 इयर्स, 100 इयर्स, कुछ तो लाइफ होती है हर चीज की। तो कंपोनेंट की कुछ तो लाइफ होगी। अब उसको हम यूज करते चले जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए आज हमने उसे यूज कर लिया 200 मेगापास्कल के स्ट्रेस पे और कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स यूज कर लिया, तो अब वो उसकी ताकत पूरी थोड़ी बची, उसकी कुछ लाइफ कंज्यूम हो गई। ठीक है, सिमिलरली सेकंड डे कुछ यूज हो जाएगी, थर्ड डे यूज हो जाएगी, एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पूरी लाइफ कंज्यूम हो रही होगी। तो वो धीरे धीरे करके डैमेज हो रहा है, कम्युलेटिव डैमेज हो रहा है। तो हम ये बता रहे हैं कि यदि उसे इस तरह से यूज किया जाए तो वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा, कितने नंबर ऑफ साइकिल सर्वाइव कर पाएगा। तो कैपिटल एन एक वो वैल्यू है कि नंबर ऑफ साइकिल्स दैट द कंपोनेंट कैन सर्वाइव अंडर द कम्युलेटिव डैमेज फॉर द होल लाइफ। ठीक है, ओके। और बताइए, और कोई क्वेरी हो? तो द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, और वो फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के अंदर ही होगा। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, अभी तक हम पढ़ रहे हैं रिवर्स बेंडिंग, है ना, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इक्वल है। जैसे अभी तक आपके फोर्स आ रहे हैं प्लस माइनस 50 किलो न्यूटन, तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस 50 है और मिनिमम वैल्यू माइनस 50 है। लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में हमारा केस रिवर्स बेंडिंग नहीं होगा, हमारा केस होगा प्योर फ्लक्चुएटिंग। प्योर फ्लक्चुएटिंग का मतलब मैक्सिमम वैल्यू पता लगा प्लस 100 है और मिनिमम वैल्यू पता लगा माइनस 25 है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में मीन स्ट्रेस विल नॉट बी जीरो, है ना। तो जब मीन स्ट्रेस जीरो नहीं है तो मीन स्ट्रेस विल आल्सो बी द क्राइटेरिया फॉर डिजाइन। अभी तक तो मीन स्ट्रेस जीरो हो जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं और केवल एम्पलीट्यूड स्ट्रेस के बेस पर हम डिजाइन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंसीडर दोज केसेस which are not related to reverse bending, they are pure fluctuating cases. So in those cases what criteria are used, that we will discuss in the next class. ठीक है, तो अब एंड करते हैं। कर देना मेरी बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।